हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। नमस्कार आप सभी को। हाँ जी बेटा, तबीयत में कल से आराम है, बहुत ज्यादा आराम है आज। ठीक है, आराम है। आ जाओ जी बेटा। गुड आफ्टरनून आप सभी को। नमस्कार। आइए सर, करते हैं अपनी क्लास चालू। और हाँ जी बेटा, एकदम ठीक है तबीयत आज, एकदम मस्त पढ़ेंगे एनर्जी के साथ। ब्लड रिपोर्ट एकदम ठीक है, ओके बेटा, कुछ नहीं है। ठीक है, आइए मेरे दोस्त। देखो पाजी, हमने एक इंपॉर्टेंट पार्ट चालू किया था और मैंने कल कहा था उसे दोबारा मैं रिवाइज करा दूंगा। इस चीज को मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं बेटा, फिर आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे से पढ़ेंगे। कल की क्लास हमने छोटी ली थी बेटा, तो आज उस चीज को एक बार मैं फटाक से रिवाइज करा देता हूं और फिर मैं आपके आगे चीजों को लेकर चलूंगा। तो यूज ऑफ विच को हम देते हैं अभी फिलहाल के लिए हटा। पहले हम प्रेपोजिशन केस पढ़ रहे थे, उसको मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। आइए यहां से बात करते हैं बेटा, एक बार पूरा का पूरा लहजा उठाते हैं। बेटा मुद्दा है हमारा हु और होम में सर मैं डिफरेंसेस कैसे करूंगा। ठीक है, हु और होम में मैं डिफरेंसेस कैसे करूंगा। तो हमने बोला हु और होम में डिफरेंसेस करने के लिए बेटा क्लोजेस छाटो। क्लोजेस छाटने पर क्या करना है आपने, आराम से क्लोज छाटो और क्लोज छाट के देखो, अगर सब्जेक्ट की जरूरत है किसी भी हालत में तो हु, अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो हुम। इसके लिए हमने बहुत आसान सा तरीका अपनाया बेटा, क्लोजेस छाटी। क्लोजेस छाटी तो हमने देखा दे नो द टीचर हु ऑलवेज हेल्प। सर मुझे सब्जेक्ट चाहिए, हु लगा ले। सर दे नो द स्टूडेंट हुम द टीचर ऑलवेज हेल्प। सर टीचर मदद करता है किसकी, तो हुम आ गया। ऐसा इसमें दो क्लोज में हमने देखा द थीफ हुम दे पनिश्ड हैड स्टोलन अ वॉच। तो हमने देखा ये रिलेटिव क्लॉज है, तो ये मेन क्लॉज बन गई। ये रिलेटिव क्लॉज में बेटा हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हुम आ गया। आगे बेटा तीन क्लॉज में क्या हो जाएगा, दिस इज द प्लेयर, एक बात हुई। whom they think, दो बात हुई। फिर इसका क्या बनना है, सब्जेक्ट, तो बेटा हुआ गया। तीन बात में है, वेरी गुड। दीज आर द स्टूडेंट्स हु या whom एवरी टीचर सेज रन फास्ट, तेज दौड़ते हैं वो बच्चे। तो हमने बोला देखो दीज आर द स्टूडेंट, एक बात हुई। whom एवरीबडी टीचर या हु एवरी टीचर सेज, तो हमने यहां देखा दूसरी बात हुई। इसका इसे सब्जेक्ट बनना था बेटा हुआ। जो मेन मुश्किल काम है वो है बेटा प्रेपोजिशन को समझना, कि कब प्रेपोजिशन यूज होगी और कैसे प्रेपोजिशन यूज होगी। सर प्रेपोजिशन जब यूज होगी हम मीनिंग के हिसाब से उसे देखेंगे, कि अगर मैंने लिखा दिस इज द स्टूडेंट हुम दे मेट, सो दे मेट द स्टूडेंट, हां तो कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो सिंपल आ गया हुम दे मेट। आगे बेटा फिर हमने देखा कि सर अगर मैं इसे लिखने की ऐसे कोशिश करूं, दिस इज द स्टूडेंट एंड दे वर टॉकिंग अबाउट हिम, सो अबाउट हिम तो अबाउट हुम, तो आगे भी क्या उठ के आया बेटा, अबाउट हुम। तो यहां प्रेपोजिशन की जरूरत है, हो सकता है पेपर में ऐसा एरर देते। फिर हमने क्या किया बेटा, हमने ये देखा कि जो प्रेपोजिशन अगर हुम लेगा तो हुम प्रेपोजिशन को अपने से पहले लेगा। ठीक है, प्रेपोजिशन को हुम अपने से पहले लेगा। कब लेगा, मीनिंग निकालना आपको आगे। फिर आगे हमने देखा सर अगर हु का केस हुआ तो हु प्रेपोजिशन को कहां लेगा। अब यहां से, ठीक है बेटा, यहां से आपको चीजें टैकल करनी है। जब हु प्रेपोजिशन के केस में फंसा तो हमने देखा बेटा, इस सेंटेंस को एक बार मैं मिटा के दिखा देता हूं आपको। अगर मैं यहां से ये हटा दूं, अगर मैं यहां से ये भी साफ कर दूं,
अगर मैं यहां से ये भी साफ कर दूं, ठीक है, ये भी साफ कर दूं, ये भी साफ कर दूं और ये भी साफ कर दूं, तो ये सेंटेंस ऐसा था बेटा, क्या आया, दिस इज द स्टूडेंट अबाउट हुम दे वर टॉकिंग कैन हेल्प यू। तो अब हमने क्या देखा, हमने देखा सर दिस इज द स्टूडेंट, एक बात हुई, ठीक है, हाँ ये एक स्टूडेंट है। दूसरी क्लोज क्या बनी बेटा, अबाउट हुम दे वर टॉकिंग, जिनके बारे में वो बात कर रहे थे, कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकता है। तो हमने देखा ये सेंटेंस अगर इतना होता तो सही होता बेटा, दिस इज द स्टूडेंट अबाउट हुम दे वर टॉकिंग, बिल्कुल सही था। लेकिन इसमें फंसने वाली बात ये होगी सर आगे जाके उसे सब्जेक्ट भी बनना है, तो बेटा इसका पत्ता साफ हो गया, तो मैंने वहां पर हु लिखा। जब हु लिखा तो प्रेपोजिशन के बाद हु कैसे आएगा, फिर मुझे प्रेपोजिशन को भी पीछे शिफ्ट करना पड़ गया, क्योंकि वो तो फोकस खा जाएगी हु का। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दिखाई कर गया। इसका मतलब हमने देखा अगर आपको हु के साथ प्रेपोजिशन लगानी है तो एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट वो प्रेपोजिशन लगानी होगी, एट द एंड ऑफ द, ठीक है, स्टेटमेंट वो प्रेपोजिशन आपको लगानी होगी। तो आपने क्या किया, उस प्रेपोजिशन को एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट लगा दिया, तो आपका काम बेहद आसान हो गया, ठीक है। तो ये चीज यहां थी बेटा। तो हु और हुम की लड़ाई में कौन जीता वो आपको पता लगाना है। तो देखोगे अगर सब्जेक्ट की जरूरत है तो हु, अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है, खाली ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो बेटा हु। आसान हुई। इसमें भी वही प्रेपोजिशन आएगी तो हु के केस में एंड में आएगी, और प्रेपोजिशन आएगी तो हुम के केस में उससे पहले आएगी। लेकिन यहां भी क्यों हुम हार गया, क्योंकि बेटा उसे सब्जेक्ट बनना था, और सब्जेक्ट कौन बनेगा, हु बनेगा। वेरी गुड। अब आगे सीखिएगा बेटा, अब आगे सीखिएगा। अब मैंने आपको एक लास्ट स्टेप कराया, वो ये था बेटा, नोट करके, अगर मेरे बच्चे, अगर प्रेपोजिशन आएगी, हाँ अब ये हो गया ना अलग, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट। यहां तक आपने क्या देखा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर खेदा। ऑब्जेक्ट चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए हुम, सब्जेक्ट चाहिए हु, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब हमने क्या देखा बेटा, इस केस में, इस केस में हमने क्या देखना है कि अगर हु को प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ी तो वो एंड में, और हुम को पड़ी तो उससे पहले। क्या एक ही सेंटेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे सही है तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठाइएगा। इसलिए मैंने बोला बेटा दिस इज द स्टूडेंट अबाउट हुम दे वर टॉकिंग, आपको तुरंत याद आया, ठीक है, कि सर ने तो हमें यह भी सिखाया था दिस इज द स्टूडेंट हु दे वर टॉकिंग अबाउट। उल्टा भी आप कर सकते हो, ठीक है, उल्टा भी आप कर सकते हो। तो आपने क्या देखना है, इस नोट को याद रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस अगर हुम के साथ प्रेपोजिशन लेकर सही है बेटा, आप उसको हु से भी बना सकते हैं इन केस ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। बस बशर्ते ये ना हो कि आगे उसे सब्जेक्ट का काम करना पड़े। सब्जेक्ट का काम करने पड़ेगा फिर तो पत्ता ही साफ हो गया, फिर तो सिर्फ हु ऑप्शन। तो अगर सर उसे खाली ऑब्जेक्ट का काम करना है और अबाउट से बना हुआ है या प्रेपोजिशन से बना हुआ है तो दो ऑप्शन। अब इसका एक एग्जांपल आपको मैं और देता हूं बेटा, ठीक है। चलो देखो, मैंने बोला, अगला एग्जांपल आप बनाना फिर इसको ना। मैंने बोला बेटा दिस इज द बॉय टू whom, या ऐसे कर लेते हैं, दिस इज द बॉय विद whom दे लिव। ये वो लड़का है वे जिसके साथ रहते हैं, ये वो लड़का है वे जिसके साथ रहते हैं, ठीक है बेटा। ये यहां तक कल हो गया था बेटा हमारा, है ना, यहां तक कल हो गया था हमारा। अब इसको ही लिख के बताओ ऐसे, दिस इज द बॉय विद whom दे लिव, दिस इज द बॉय विद whom दे लिव। जब आप इसको लिख के बताओगे मुझे तो आप क्या बोलोगे बेटा, सर आसान हो गया, ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैंने बोला बेटा कैसे सही है, आपने बोला सर देखो, अगर मैं इस क्लॉज को देखता हूं तो ये रिलेटिव क्लॉज हुई बेटा, दिस इज द बॉय अपने आप पे सही हो गया सेंटेंस। ये क्या करना, हाँ कॉपी करना है बेटा, ये हुम हो गया, हाँ इससे पहले प्रेपोजिशन हो, तो सेंटेंस क्या है, सही, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है बेटा, दे, और वर्ब कौन है, लिव। बड़ा आसान हो गया, बड़ा आसान हो गया। आपने बोला सर बिल्कुल बिंदास आसान हो गया। अब इसी को आपने कहा था सर हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या बेटा, लिखो, चलो हु से लिखना है इसको, हु से लिख के बताना क्या क्या चेंज आएगा हु से, दिस इज द बॉय हु दे लिव विथ। फिर मेरे बच्चे वो प्रेपोजिशन कहां पहुंच जाएगी, ये फर्क होता है, करेक्ट, ये फर्क होता है।
तो दिस इज द बॉय हु दे लिव विथ, ये फर्क होता है। तो हु और हुम बहुत ही लेंथी कॉन्सेप्ट है बेटा, और कोई टीचर आपको इतना डीपली करा के नहीं देगा हु और हुम को, ठीक है। तो आपको क्या करना है मेरे बच्चे, हु और हुम को दोबारा रिवाइज कर लेना है, सारा का सारा रिवाइज कर लेना है, ठीक है। जो भी आपको मैंने अभी सिखाया उसको दोबारा से रिवाइज कर लेना है। अगर आप चाहो तो इसे वीओडी से भी रिवाइज कर सकते हो, प्रोनाउन टॉपिक में जाके, चाहो तो आप अपनी क्लासेस से रिवाइज करो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है बेटा हु और हुम, ठीक है। चलिए, इसका मतलब मैं इन शॉर्ट अगर कहूं तो हु और हुम के दो तरीके हैं मेरे बच्चे, क्या, या तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पहचानो, ठीक है, पहला तरीका, फिर दूसरा पेपर में प्रेपोजिशन देख लेना, बस। अगर सब्जेक्ट बनेगा तो हु बनेगा, ऑब्जेक्ट खाली ऑब्जेक्ट बनेगा तो हुम बनेगा। अगर प्रेपोजिशन का केस हुआ तो बेटा, अगर प्रेपोजिशन का केस है सर और हुम सही है वहां सेंटेंस में, तो उसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। सिर्फ ये तीन बातें याद रखनी, अगर सब्जेक्ट हुआ तो हु, अगर खाली ऑब्जेक्ट हुआ तो हुम, और तीसरी बात क्या है बेटा, अगर प्रेपोजिशन का केस है, ठीक है, और अपने आप में हुम वहां सही है, तो उसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। वेरी गुड, अब देख रहे हो फर्क, देख रहे हो फर्क। लेकिन इसमें आप बोलोगे सर प्रेपोजिशन था तो दो ऑप्शन क्यों नहीं, मैंने बोला बेटा सब्जेक्ट बनना है ना, हाँ, और पहला स्टेप क्या था, अगर सब्जेक्ट बनेगा तो कौन बनेगा बेटा, सब्जेक्ट बनेगा तो हु बनेगा, अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट बनेगा तो हुम बनेगा, और अगर प्रेपोजिशन हुई तो सर फिर उसमें दो ऑप्शन। और दूसरी बात बेटा, पेपर में इसी टॉपिक को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, याद आया, एक ही बात को दूसरे तरीके से कह देना, इसी बात को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बेटा पेपर में स्टेटमेंट लिख के कहेगा, बताओ क्या ये बात ऐसे भी कही जा सकती है, आप पेपर में फंस जाओगे भाई, आसान, ठीक है। चलिए, इसलिए जो प्रोनाउन का असाइनमेंट है, मैंने उसमें रिलेटिव प्रोनाउन आपके जो है ना, रिलेटिव प्रोनाउन सारे उसके अलग से 100 क्वेश्चन करीब दिए हुए हैं, 80 से 100 क्वेश्चन, करीब करीब 70-80 क्वेश्चन होंगे शायद, 70-80 क्वेश्चन अलग से बनाए हुए हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बताओ मुझे मेरे बच्चे, हमने क्या चालू किया था, सर हमने टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन चालू किया था, आपने हमें रिलेटिव प्रोनाउन हु पढ़ा दिया, आपने हमें रिलेटिव प्रोनाउन हुम पढ़ा दिया, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अब हम क्या चालू करेंगे बेटा, अगला रिलेटिव प्रोनाउन यूज ऑफ विच। तो अब आप हेडिंग क्या डाल दोगे, यूज ऑफ विच रिलेटिव प्रोनाउन। बेटा विच रिलेटिव प्रोनाउन को आप ध्यान से सीखना, अब बहुत आसान है मेरे बच्चे, अब बहुत आसान है, विच बहुत आसान है, बहुत आसान है, बेहद आसान है। आप बोलोगे नहीं सर मुन्ना है, मुन्ना, ठीक है, कैसे, देखो बेटा, सबसे पहली बात, जब हम पहला कॉन्सेप्ट देखेगा इसका, बहुत आसान है मेरे बच्चे, कैसे, जब आप विच रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, जब आप विच रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, तो बेटा याद रखिएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन सबसे पहली बात तो पीपल, लोगों के लिए यूज नहीं होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन लोगों के लिए यूज नहीं होगा, ये पीपल के लिए नहीं आएगा बेटा। पीपल के लिए क्या आता है बेटा, हु और हु, है ना, वेरी गुड। तो क्या आएगा, इसका मतलब यहां ये आएगा बेटा थिंग्स के लिए, हाँ, या एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए, ठीक है, हाँ, या ये एनिमल्स के लिए आएगा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। आगे देखो बेटा, जब आप विच का जिक्र करेंगे तो आप एक और बात याद रखिएगा बेटा, विच सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, कैसे बेटा, अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट। और ये बात तो मैंने आपको पहले से ही बता रखी है कि एंटीसीडेंट जो होता है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं, अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट ही सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। जिसके लिए भी वो आ रहा है वो नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है, प्लूरल। अब बुक के लिए आया तो सिंगुलर, और बुक्स के लिए आया तो प्लूरल, रूम के लिए आया तो सिंगुलर, रूम्स के लिए आया तो प्लूरल, सिंपल हो। पहली बात ये याद रखिएगा। दूसरा एक और प्यारी बात बताता हूं बेटा, जो विच होता है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा ना, देखो जैसे विच है, हाँ वो रिलेटिव क्लोज में आएगा, हाँ, तो वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि आप जब सब्जेक्ट के रूप में देखते थे तो हु देखते थे,
ऑब्जेक्ट के रूप में देखते तो whom देखते थे, हाँ, लेकिन यहां टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि विच का सब्जेक्टिव केस भी विच है और विच का ऑब्जेक्टिव केस भी विच है। मेरे बच्चे, जैसे आप यू को पढ़ते हैं, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, ऐसा ही विच का है। ओ माय गॉड, इसने तो चीजें इतना आसान कर दिया कि हमारे लिए टेंशन ही नहीं रही। इसलिए मैंने बोला तो बहुत आसान है मेरे बच्चे। वो शापा सिर्फ हु और हुम में था, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये चीज है ना। बहुत बढ़िया। तो क्या करें बेटा इसको, अब देखते हैं जरा। पीपल है, थिंग्स है, एनिमल है, विच है, कैसे बनेगा, विच सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे काम करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब एग्जाम्पल लिखूं बेटा, सारा का सारा इसको समेटे। देखो अब नीचे एग्जाम्पल देखिए। ओ राम, हुआ कॉपी हुआ बेटे, साथ साथ कॉपी रखना। देखो बच्चे, हमने लिखा पहला एग्जाम्पल। अगर मैंने बोला बेटा आई नो द प्लेयर विच या whom हेल्प्स यू, मैं उस प्लेयर को जानता हूं जो आपकी मदद करता है। तो आपने क्या देखा सर, एंटीसीडेंट क्या है बेटा, प्लेयर। प्लेयर क्या है, इंसान। इंसान के लिए क्या आएगा, हु सब्जेक्ट है, हाँ, विच नहीं आएगा। सबसे पहली गलती है ना बेटा, विच रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं आता इंसान के लिए। वेरी गुड। क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन टॉपिक पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ थे इनको ये नहीं पता, डेमो ही नहीं लेते, अपना आराम से कहीं से भी क्लास लेने बैठ जाता है बच्चा। ऑनलाइन का यही तो दुख है, बच्चा सीरियस ही नहीं होता आधे से ज्यादा, पता नहीं कहां से क्लास से कुछ भी आ जाती है। आ जाओ आगे देखते हैं बेटा, आगे की चीज को बड़े ध्यान से सुनो बेटा, मेहनत किया करो छोटू, पहली क्लास से देखा करो चीजों को। तो यहां तक हुआ बेटा, इसका मतलब ये पीपल के लिए नहीं आएगा, किसके लिए आएगा बेटा, थिंग्स और एनिमल्स के लिए। आई, अब मैंने ये बोल दिया दिस इज द बुक, ये वो किताब है। मैंने बोला जी बेटा, विच, ठीक है, या whom आई वॉन्ट टू बाय, जो मैं खरीदना चाहता हूं। ये वो किताब है जो मैं खरीदना चाहता हूं। अब एक बात बताओ बेटा, इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी है, ये रही, है ना मेरे बच्चे, रिलेटिव क्लॉज यही तो बनेगी इसमें। दिस इज द बुक, ये वो किताब है, विच या whom आई वॉन्टेड टू बाय, जो मैं खरीदना चाहता हूं। तो हमने क्या बोला, इसमें सर बहुत आसान काम होगा, अब किताब के लिए whom नहीं आएगा तो क्या आएगा, विच। अच्छा अब बताओ बेटा, इस रिलेटिव क्लॉज में जो विच है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो आपने बोला देखो सर, सब्जेक्ट हो गया आई, हाँ, तो आई चाहता है खरीदना। बेटा किसे खरीदना चाहता है, सर वो खरीदना चाहता है किताब। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। सर ये ऑब्जेक्ट आगे क्यों आया है, पीछे क्यों नहीं लिखा, आई वॉन्ट टू बाय द बुक, द बुक पीछे विच आ जाएगा, हाँ, वो द बुक को भी दिखाएगा विच और कंजंक्शन भी बनेगा, हाँ, इसलिए उस ऑब्जेक्ट को आगे उठा के लाना पड़ गया जैसे whom को उठाया था। सो इसकी मुझे डेरिवेशन देने की जरूरत नहीं है लल्ला, आपको पता है मैं क्या कर रहा हूं। तो ये सेंटेंस क्या रहा होगा बेटा, दिस इज द बुक एंड आई वॉन्ट टू बाय द बुक। क्या रहा होगा मेरे बच्चे, दिस इज द बुक एंड आई वॉन्ट टू बाय द बुक। द बुक की जगह क्या आया होगा, विच, है ना, और ये एंड को भी खा गया होगा वो, तो द बुक जमा एंड बराबर विच। ठीक है, तो ये बन गया बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपने कहा सर, तो यहां हमें समझ आ गया सर। आपने हमें कहा सर ये थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए आएगा, आ गया सर। आपने हमें कहा ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो जाएगा, बिल्कुल हो गया सर। और आपने कहा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो जाएगा, तो देखो वहां ऑब्जेक्ट बन रहा है। दूसरी बात है किसके लिए आ रहा है बेटा, बुक के लिए, तो बुक क्या है, सिंगुलर, तो ये भी क्या हुआ, सिंगुलर। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं दीज, हाँ, आर द चेयर्स, ये वो कुर्सियां हैं, हाँ, विच वर या वॉज, है ना, पेंटेड बाय हिम, ये वो कुर्सियां हैं जो उसके द्वारा पेंट की गई थी। इसमें मुझे बताइए बेटा रिलेटिव क्लॉज कौन सी है, तो आप ये बोलोगे सर बहुत आसान है, ये बनी रिलेटिव क्लॉज। These are the chairs which was या were painted by him। फिर हमने देखा सर यहां स्टेटमेंट बन रही है these are the chairs, एंटीसीडेंट क्या हुआ, चेयर्स, तो विच किसके लिए आ रहा है बेटा, चेयर्स के लिए, तो क्या हुआ, प्लूरल, तो क्या लगाओगे वर। अच्छा
एक बात बताओ बेटा, यहां विच काम किसका कर रहा है? आपने बोला सर यहां विच तो अपने आप में किसका काम कर रहा है बेटा? सब्जेक्ट का। तो और आपने ही कहा सर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, थिंग्स के लिए आएगा, रिलेटिव क्लॉज बनेगा। काम आसान हुआ बेटा, मुश्किल हो गया? बहुत आसान। ठीक है, करो बेटा कॉपी। हो राम जी मेरे बच्चे, बिल्कुल आज आपका एडमिशन सबके हो ही गए होंगे बेटा। आज स्पोकन बैच भी है आपका, तो मतलब आज से आपकी 2 क्लासेस रहा करेंगी। एक तो है आपकी ये वाली क्लास जो चल रही है, और आज से 3 बजे से आपकी स्पोकन बैच की क्लास। आपको इतना मजा आएगा मेरे बच्चे इस बैच में पढ़ के, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको इंग्लिश बोलना भी सीख के। अभी जो आपको शर्म आती है, जो लगती है ना, वो फिर शर्म नहीं आएगी, आपको बहुत मजा आएगा इस बैच में पढ़ के। तो इसको सारे बच्चे अपना, जिन्होंने नहीं खरीदा अपना खरीद ले, ठीक है, और इसमें भी आपको चीजें साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, हाँ आज पहला दिन होगा 3 बजे, ठीक है, यूट्यूब पर भी लाइव करूंगा उस क्लास को, यूट्यूब पर भी लाइव होगी बेटा, बिल्कुल होगी। चलिए अब आगे की बात करते हैं। हो गया, कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब समझ आ रही है ना चीजें, बहुत आसान हो गया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हाँ नहीं बेटा, फीस जो ऑलरेडी मेरा स्टूडेंट उसके लिए कम शो करेगा, 500 या 600 रुपए ही शो करेगा आपको, जो ऑलरेडी मेरा स्टूडेंट जो कैरियरविल से जुड़ा है हमारे साथ। देखना भी जब आप इसकी बात करोगे, थिंग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, एंटीसीडेंट के हिसाब से हो गया, विच सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो बहुत आसान सी चीजें होगी, बहुत मजा आ गया इसमें चीजों को जानकर। तो बेटा सारी जानकारी विच के बारे में मिल गई। आपने बोला विच तो बहुत आसान है सर, क्यों आसान है बेटा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में पंगा ही नहीं है। अब आगे देखो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? बहुत ही प्यारी सी चीज मेरे बच्चे, अगर प्रेपोजिशन की जरूरत विच को पड़े तो विच कहां लेगा प्रेपोजिशन? मैंने बोला ये तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, हाँ, तो ये याद रखना है मेरे बच्चे, जब आप प्रेपोजिशन का जिक्र करते हैं और विच को प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ जाए, हाँ, तो बेटा वो विच अपने से पहले प्रेपोजिशन लेगा। इस बात को याद रखना। हर चीज आपको ऐसे प्रेपोजिशन का केस पेपर में बहुत आता है। हु प्रेपोजिशन एट द एंड लेगा, हुम अपने से पहले लेगा, विच अपने से पहले लेगा। ठीक है, 700 का पड़ रहा है उसमें, जितने का भी है अपना जाके खरीद ले। ठीक है, वेरी गुड, 700 का जितने का भी पड़ रहा है एक बार चेक कर लेना। तो प्रेपोजिशन आया और वो आया, ठीक है जी, कोई बात नहीं, पाई पाई वसूल दोगे बेटा, 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। लेकिन ऐसे ही सीरियस रहना है जैसे इस बैच में सीरियस हो, जैसे आप वोकैब के बैच में सीरियस हो। पैसा है, पेड बैच है कि फ्री बैच है, मतलब उससे नहीं है, मतलब यह है कि हमें अपने दिन का 1 घंटा सीरियस रहना है। ठीक है, कि पढ़ाई के प्रति, हर बैच के प्रति, हर चीजों के प्रति आपको सीरियस रहना है। ठीक है, ये चीज करोगे। जैसे मैं, आप किसी भी बैच में मुझे लो एनर्जी के साथ तो नहीं देखते ना बेटा। ऐसा तो नहीं है कि सर ये पेड बैच पढ़ा रहे हो तो आप ज्यादा सीरियस हो, और अगर आप शाम के वोकेब की बैच की बात करो तो कम सीरियस हो। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं नजर आता होगा ना आपको। दोनों में सेम ही आपको लेवल दिखता है, सेम सीरियसनेस दिखती है। जितनी मेहनत इसमें करता हूं उतनी मेहनत आपकी वोकेब सिखाने में मैं करता हूं। ठीक है, चलो बेटा, बच्चा ऐसा ना हो ना टीचर से नाराज हो। मेरा काम है, जो भी बच्चा मेरे पास आया है, आप लोग जो मेरे पास आए हैं, वो दिल से खुश रहे कि हाँ जयदीप सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमने अपना पैसा सही सर पे लगाया है, सही जगह लगाया है। ठीक है, देखो बेटा, प्रेपोजिशन हुई, प्रेपोजिशन के बाद विच आ जाएगा। तो सर कब आएगी प्रेपोजिशन और कब नहीं आएगी, कब आएगी और कब नहीं आएगी? तो एक बात बताना जरा, अब आप ही बताना। मैंने बोल दिया भाई आई हैव, ठीक है, आई हैव द पेन, हाँ, I have the pen to which my father bought, to which my father bought yesterday। एक बात बताओ बेटा, क्या आपको वहां टू की जरूरत है? अरे नहीं सर, क्यों? देखो बेटा, I have the pen, मेरे पास वो पेन है, ठीक है, तो रिलेटिव क्लोज कौन सी बना दी उसने? टू which my father bought। है, पेन कौन सा है? जो पापा ने खरीदा था। हाँ, तो बेटा बोल के देखो, My father bought the pen, my father bought the pen। हाँ, तो प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, नो नीड, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बोल पा रहे हो बेटा, आई हैव द पेन टू विच माई फादर बॉट यस्टरडे, तो माई फादर बॉट द पेन यस्टरडे। वेरी गुड, तो ये गलत हो गया।
प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है तो ये टू हटेगा बेटा, यहां खाली विच आएगा। तो आई हैव द पेन विच माई फादर बॉट यस्टरडे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस बैच कुलदीप, प्रैक्टिस बैच ये लगा बेटा। आज क्या हुई है, होली के बाद 100% प्रैक्टिस बैच आ रहा है 15 मार्च के आसपास, गारंटेड, गारंटेड। होली आते ही, होली के तुरंत बाद प्रैक्टिस बैच आ रहा है तेरा, गारंटेड। ठीक है, वेरी गुड, हुआ जी काम आसान। चलो अब ऐसा देखते हैं बेटा जिसमें प्रेपोजिशन की जरूरत हो। अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे, भाई दिस इज द होटल, ये वो होटल है विच विच दे स्टेड, ऐसा होना चाहिए या मेरे बच्चे ऐसा होना चाहिए इन विच दे स्टेड? कौन सा लग रहा है आपको होना चाहिए? खुद से सोचो बेटा। दिस इज द होटल, दे स्टेड द होटल, दे स्टेड द होटल नहीं, वे उस होटल में रुके थे, दे स्टेड इन द होटल। तो यार इन विच आना चाहिए पेपर में, विच नहीं। सो दिस इज द होटल इन विच दे स्टेड। ओ सर विच तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। तो विच रिलेटिव प्रोनाउन, बेटा जब विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनेगा तो इंसान के लिए भी आ जाएगा, बोलते नहीं विच बॉय विच गर्ल, लेकिन यहां बात हो रही है इसकी रिलेटिव की, तो ये इंसान के लिए नहीं आएगा, थिंग्स के लिए आएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप कुछ भी बनाओ बेटा, रिलेटिव क्लॉज में विच को कोई टेंशन नहीं है। और अगर प्रेपोजिशन की जरूरत है तो विच से पहले लगाओ। पेपर में क्या करेगा, गलतियां देगा, बाद में लगा देगा प्रेपोजिशन, या नहीं लगाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जी। प्रोनाउन कितने दिन और लेगा, टाइम लगेगा। तेरे को ज्यादा जल्दी है, वीओडी से पढ़ ले बेटा, जल्दी खत्म करना सिलेबस, वीओडी से पढ़ो। आसान हो गया भाई, आगे बढ़िएगा। अब हमारे इस बात पे बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये और भी आसान हो गया। क्या देखो, कई बार कंप्लीट बात के लिए क्लोज कहो या कंप्लीट स्टेटमेंट कहो, बेटा याद रखिएगा इसको विच रिलेटिव प्रोनाउन दिखाता है। कैसे देखो, मैंने बोल दिया ही किल्ड द एनिमल्स, उसने जानवरों को मार दिया, विच इज या आर अ क्रूअल एक्ट, जो अपने आप में एक क्रूअल एक्ट है बेटा, घिनौना काम है ना। बताओ, क्लोज एक बात होती है, एक स्टेटमेंट होती है बेटा, तो इसमें क्लोज क्या है, वो ये है विच इज अ क्रूअल एक्ट। बेटा उसने जानवरों को मार दिया जो कि घिनौना काम। क्या है घिनौना काम, उसने जानवरों को मारना,
तो बेटा ये पूरी की पूरी अपने आप में आप इसे क्या कहो, क्लॉज, या मैं बच्चों को क्या बोल देता हूं, इसको क्या कहो, स्टेटमेंट। मेरे बच्चे इस पूरी की पूरी ये जो स्टेटमेंट है यही तो एक गंदा काम है। तो इस बार ये विच किसको दिखा रहा है? क्या ये जानवरों को दिखा रहा है विच? क्या विच जानवरों को दिखा रहा है? जानवर क्रूअल एक्ट है, जानवर क्रूअल एक्ट है, जानवरों को मारना क्रूअल एक्ट है। तो घिनौना काम क्या, जानवर, जानवरों को मारना। तो बेटा ये विच किसको दिखा रहा है? पूरी की पूरी स्टेटमेंट को। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये पूरी स्टेटमेंट को दिखा रहा है तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो क्या आएगा, विच इज। कई बार बच्चा पेपर में आर कर देगा, बोलेगा सर देखो एंटीसीडेंट एनिमल्स। एंटीसीडेंट इस बार एनिमल्स नहीं है, विच पूरी की पूरी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ठीक है, हां, तो आपने क्या किया कि सर वहां तो विच आएगा। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। मैंने बोला she says that she is she says that she never tells a lie। वो कहती है वो कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, विच इज नॉट ट्रू, विच इज या विच आर नॉट ट्रू, जो सच नहीं है। क्या सच नहीं है? कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। वो कहती है वो कभी झूठ नहीं बोलती, जो सच नहीं है। तो क्या सच नहीं है? कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। तो विच किसके लिए आया? पूरी पूरी की बात के लिए आया। हाँ, तो क्या आएगा इस, तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट के लिए भी क्या आ जाता है बेटा, विच आ जाता है। कॉपी करके छोड़ दो। आया बेटा समझ? तो हमने क्या बोला बेटा, नीचे वाला एग्जाम्पल देखो। वो कहती है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती, जो सच नहीं है। इसका मतलब वो झूठ बोलती है। वो तो कहती है वो कभी झूठ नहीं बोलती, जो सच नहीं। इसका मतलब वो जो कह रही है वो झूठ बोल रही है। रिकॉग्नाइज कैसे करें कि एंटीसीडेंट पूरी बात है भाई, मीनिंग निकाल के। विदाउट मीनिंग कैसे अंडरस्टैंड कर लोगे बेटा? मैथ्स में आप ये बोलो टीचर को, सर क्वेश्चन को पढ़ के कैसे पता करें क्या करना है? अरे क्वेश्चन को पढ़ के पता करो क्या करना है, ऐसा सोचना बोल दोगे बेटा? वही तो सिखाया जा रहा है आपको। तो ये था मेरे बच्चे व्यूज ऑफ विच। अरे सर विच तो बहुत आसान था, खत्म हुआ विच। डन। चलो बच्चे, दैट कंजंक्शन है बेटा वहां। अब हम देखेंगे यूज ऑफ दैट। अब हम क्या देखेंगे, यूज ऑफ दैट। तो क्या क्या देखा है बेटा आपने? सर यूज ऑफ विच कर लिया, हु कर लिया, हुम कर लिया। अब किसकी बारी है? दैट की बारी है। अब दैट में आप क्या अंडरस्टैंड करने जाओगे बेटा? देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये दैट। ये अलग अलग काम करता है। सबसे पहला मेरे बच्चे, हो सकता है दैट अपने आप में क्या बने मेरे बच्चे? डेटरमिनर। ठीक है, डेटरमिनर बन जाएगा। जैसे जब आप ये बोलते हो ना, दैट बुक वॉज बॉट बाय हिम, वो किताब उसके द्वारा खरीदी गई थी। तो इसमें दैट किसका काम कर रहा है बेटा? डेटरमिनर का, क्योंकि वो क्या आ रहा है, बुक नाउन के पहले आ रहा है दैट बुक। तो ये अपने आप में क्या बन गया? डेटरमिनर का काम कर रहा है। दूसरी बात याद रखिएगा बेटा, दैट
खाली प्रोनाउन का काम करता है। कैसे? जैसे आपने बोल दिया दैट वॉज, ठीक है, दैट वॉज माई बुक, वो मेरी किताब थी। अगर अब आप इसमें देखोगे तो दैट किसके बारे में बात कर रहा है? किताब के बारे में बात कर रहा है। दैट वॉज माई बुक, तो दैट अब किताब के बारे में बात कर रहा है, तो अब दैट क्या हुआ बेटा? प्रोनाउन हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जब ये डेटर्मिनर होता है तो ये सिंगुलर होता है, जब ये प्रोनाउन भी होता है तो भी ये क्या होता है बेटा? सिंगुलर। अगर इसका प्लूरल करना हो तो आप दोज लगाते हो, है ना? बहुत बढ़िया। आगे देखो बेटा, एक काम और करता है दैट। आपने बोला सर अब क्या करता है? दैट होता है बेटा ओनली कंजंक्शन, खाली कंजंक्शन होता है जो क्या करता है? बातों को एक्सप्लेन करता है। ये खाली कंजंक्शन भी होता है जो बातों को क्या करता है बेटा? एक्सप्लेन करता है। जैसे आपने यहां किया, शी सेज दैट, दैट कंजंक्शन है या खाली कंजंक्शन? दो बातों को जोड़ रहा है। चलो इसका भी एग्जांपल लिखता हूं। मैंने बोला बेटा ही, यहां लिख दे, ही टोल्ड मी दैट दे वुड गो देयर, उसने मुझसे कहा था वे वहां जाएंगे। उसने मुझसे कहा था कि वे वहां जाएंगे, तो क्या बना? ही टोल्ड मी दैट दे वुड गो देयर। उसने मुझसे कहा था कि वो वहां जाएंगे, तो ये कंजंक्शन हुआ। एक बात ये हुई बेटा, और क्या कहा था आपने उसे एक्सप्लेन कर दिया। दोनों बातों को जोड़ रहा है तो वो खाली कंजंक्शन का काम कर रहा है। कितने हुए बेटा दैट के? 3 फंक्शन हो गए। ओ माय गॉड, देख रहे हो बेटा? अब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब मैं आपको ये कहूंगा कि जो दैट होता है मेरे बच्चे, वो रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। टंग नंग 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 नंग, इसका मतलब प्लस में वो रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है। ओ माय गॉड, इसका मतलब बेटे बच्चे, जब वो प्रोनाउन के साथ साथ कंजंक्शन का भी काम करे उस सेंटेंस में, तो वो दैट क्या हो जाएगा बेटा? वो दैट अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। आपने बोला सर कैसे? मैंने बोला बेटा अगर मैं एक सेंटेंस ऐसा लिख दूं, दिस इज द बुक दैट आई वॉन्टेड टू बाय, ये वो किताब है जो मैं खरीदना चाहता था। अब पेपर में आपको ऐसे दिखा बेटा, है ना? वेरी गुड। तो क्या दिखा? ये वो किताब है दैट आई वॉन्टेड टू बाय, जो मैं खरीदना चाहता था, है ना? वेरी गुड। तो हमारे दिमाग में क्या आया? ये बात देखो बेटा, आप क्या खरीदना चाहते थे? किताब। तो अब ये क्या है? प्रोनाउन भी है, और अब ये क्या है? दोनों बातों को जोड़ रहा है, ये कंजंक्शन भी है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। दैट आई वॉन्टेड टू बाय, क्या खरीदना चाहते थे? किताब, जो कि ऑब्जेक्ट है किताब, बाय का। हाँ, और ये बातों को जोड़ भी रहा है। ओहो, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन। तो मेरे बच्चे दैट कितने काम करता है? 4। अब आप बोलोगे सर ये चारों काम कैसे कैसे पढ़ेंगे? मेरे बच्चे चारों काम अलग अलग पढ़ेंगे। डेटर्मिनर टॉपिक में मैं कराऊंगा डेटर्मिनर की तरह, जब प्रोनाउन यूज कराऊंगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो तब इसको पढ़ाऊंगा, जब मैं ओनली कंजंक्शन तो कंजंक्शन टॉपिक में इसको पढ़ाऊंगा। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, इस पर लगा लो हैशटैग। हम अभी सिर्फ इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इनको अभी नहीं, इनको अलग अलग टॉपिक में आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सर आपने एक साथ क्यों लिखवाया? ताकि मेरे बच्चे आपके दिमाग में रहे, आप कंफ्यूज ना हो। मैं कहता दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हाँ, तो फिर आपके दिमाग में आता अरे सर नहीं, दैट तो मैंने ऐसे भी देखा है, अरे सर दैट तो मैंने ऐसे भी देखा है। तो अब आप क्या नहीं होगे? कंफ्यूज नहीं होगे। आप बोलोगे ग्रामर में 4 जगह दैट नजर आता है, तो चारों जगह को एक साथ खिचड़ी नहीं बनाएंगे, हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो अभी कौन से वाला दैट पढ़ेंगे? वो दैट पढ़ेंगे जो रिलेटिव प्रोनाउन वाला दैट है। ठीक है बेटा, तो यहां तक हेडिंग डली, इसलिए अब मैंने हेडिंग डलवाई थी यूज ऑफ दैट। अब इसके नीचे आप हेडिंग डालोगे
जो कि बड़े ही मजेदार की अब आपकी हेडिंग हो जाएगी। कॉपी हो गया। अब यहां आपकी हेडिंग डलेगी बेटा, यूज ऑफ दैट, हां, रिलेटिव प्रोनाउन। यहां से देखेंगे का कारस्तानी रचता है। जैसे कई बच्चों को लग रहा होगा सर यहां तो विच भी आ सकता है, बिल्कुल बेटा, अब उसी की कारस्तानी देखेंगे। ठीक है, चलो अब क्या देखें बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो ये क्या नखरे दिखाएगा। सबसे पहली बात, अगर दैट, एक बात याद रखना बेटा, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या दोबारा मत लिखो, लिख ही दिया ऊपर, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। हाँ देखो बेटा, कई बार क्या होगा, ऐसे लिखो, कई बार क्या होगा, आपके एंटीसीडेंट में, आपके एंटीसीडेंट में, आपके एंटीसीडेंट में आपको क्या नजर आएगा, आपको एक पर्सन नजर आएगा, यानी कि पीपल नजर आएगा, पर्सन, इंसान नजर आएगा। आपने बोला ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। प्लस आपको एक एनिमल नजर आ जाएगा। आपने बोला है, या हो सकता है आपको पर्सन नजर आएगा, प्लस या हो सकता है थिंग नजर आ जाए। ठीक है, ये तो गड़बड़ होगी। अब क्या दिक्कत आ गया, अब इसके लिए आपको एंटीसीडेंट तो ये बन गया, हां, अब इसके लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। अब इसके लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो क्या वो रिलेटिव प्रोनाउन हु हो सकता है, क्या वो रिलेटिव प्रोनाउन होम हो सकता है, क्या वो रिलेटिव प्रोनाउन विच हो सकता है। अगर नहीं तो फिर क्या, देखो बेटा, भाई मैंने बोला हु तू बन जा, हु ने बोला सर मुझे माफ करें, मैंने बोला क्या हो गया, सर मैं इंसान को तो संभाल लूंगा, हाँ लेकिन आप साथ साथ जानवर की भी बात कर रहे हैं, मैं जानवर को कैसे संभालूं, सर माफ कीजिएगा मैं नहीं आ पाऊंगा। इसने, मैंने बोला तू आ जा, कहता जब पप्पा नहीं आए तो बेटा क्या करेगा, क्योंकि बेटा वो सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव, तो वो नहीं आए तो ये क्या करेगा। मैंने बोला विच तू आ जा, उसने बोला सर क्षमा करें मैं भी नहीं आ पाऊंगा। मैंने बोला तू क्यों नहीं आ पाएगा, कहता सर देखो मैं थिंग को दिखा लूंगा, हाँ पर्सन को कैसे दिखाऊंगा। मैंने बोला एनिमल को दिखा लूंगा, पर्सन को कैसे दिखाऊंगा, सर माफ करें मैं भी नहीं आ पाऊंगा। हाँ, मैंने बोला ये हो क्या रहा है, हाँ मैं दोनों का मिक्स मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं हु भी आ जाए, मैं कह रहा हूं विच भी आ जाए, दोनों का मिक्स आ जाए, क्योंकि मैं इंसान और जानवर को मिक्स कर रहा हूं, पर्सन और थिंग को मिक्स कर रहा हूं। तो फिर कौन है वो मसीहा, वो मसीहा है दैट, दैट। क्यों, क्योंकि दैट दोनों के लिए आता है, दैट दोनों के लिए आता है। आप दैट बॉय बोलो वो भी सही, दैट रूम बोलो वो भी सही, दैट डॉग बोलो वो भी सही, इंसान, कुत्ता, ठीक है, चीजें, सबके लिए आता है बेटा दैट। तो दैट ने कहा हमको कोई गम नहीं, मैंने बोला भाई सो आज से तू डन हो गया। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर ये पर्सन थिंग को दिखाएगा तो प्लूरल होगा, यहां सिंगुलर नहीं होगा बेटा, क्योंकि दो दो चीजों को ये दिखा रहा है। आपने बोला ठीक है सर, एग्जाम्पल देखो मेरे बच्चे, अब इसका एक एग्जाम्पल पेश करते हैं। हमने बोला द मैन एंड हिज डॉग, आदमी और उसका कुत्ता, हु विच या दैट केम यस्टरडे हैज और हैव कम अगेन, दोबारा आ गए। ये सेंटेंस है बेटा, इसमें मुझे सोच के ये बताइए, द मैन एंड हिज डॉग हु विच दैट केम यस्टरडे हैज और हैव कम अगेन। आपने इसमें एक बात ये सोचनी है कि जो वहां हु विच दैट जो आ रहा है, हां, उसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी बनाएंगे। आपने बोला सर रिलेटिव क्लॉज ये बनेगी, है ना बेटा, है ना, बताओ। अब पहले मुझे आंसर करो, वहां हैज आएगा या हैव आएगा, मुझे आंसर करो मेरे बच्चे, यहां हैज आएगा या हैव आएगा, पहले वो आंसर करो, बताओ, पहले वो आंसर करो मुझे।
है जाएगा कि है आएगा? वेरी गुड। देखो बेटा, इंसान और कुत्ता दोनों आए हैं, तो आप बोलोगे सर बात इंसान की भी हो रही है प्लस बात कुत्ते की भी हो रही है। बात दोनों की है तो सर हैज नहीं है भाई। भाई कमाल है बेटा, जब बात दोनों की हो रही है तो इसने बोला मैं कैसे आऊं, मैं तो इंसान के लिए आता हूं। कहता मैं कैसे लाऊं, कुत्ता संभाल लूंगा। इसने बोला चलो हटा बे हटा, मेरे को आन दे। इसका मतलब बात आदमी की है, बात कुत्ते की है, तो ये प्लूरल हुआ ना बेटा, सिंगुलर थोड़ा ना हुआ। हाय राम रे। चलो मेरे बच्चे, एक तो दैट आ गया यहां। मैंने बोला अरे दैट तो बहुत ही प्यारा बच्चा है भाई हमारा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात बेटा, यहां दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा, हाँ, तो बच्चे जो वो रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा ना, हाँ, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन याद रखना, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, तो वो चेंज होगा या दोनों हो सकता है, दोनों। जैसे हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम था, विच का ऑब्जेक्टिव केस खुद विच था, दैट का ऑब्जेक्टिव केस खुद दैट है। तो दैट क्या करेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी का भी काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, चल अब एक बात बताओ। ठीक है बेटा, हाँ वेरी गुड। अब एक बात बताओ छोटू भाई, यहां दैट क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? आपने बोला सर आप नहीं हमें कंफ्यूज कर सकते, वर्ब है सर। हाँ, और वर्ब से पहले दैट सब्जेक्ट है सर। बताओ आप कंफ्यूज हुए या शांत? शांत। बात समझ आई बेटा? तो बेटा सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कौन थे सर? हु और होम ने नाक में दम कर लिया। तो बेटा हु और होम की क्लास 2 बार देखो, 3 बार देखो, जो कमजोर विद्यार्थी है, बट उसको सीखो। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक बात सच बता रहा हूं बेटा, कोई नहीं पढ़ाता इंग्लिश का टीचर इतना डीपली जाके। एक कैरियर बिल पे ही आपको आनंद मिलेगा हमारे पास। ऊपर ऊपर से हु और होम करा देंगे, ऊपर ऊपर से फिर बच्चा बेचारा पेपर में फेल होता है। तो ऊपरी तौर से मत नॉलेज लो, ढंग से सीखो उसको। इसलिए मैं अपना सिलेबस 6 में 6.5 महीने में कराऊं तसल्ली से। भाई जिस बच्चे को जल्दी सिलेबस करना है मैं वीओडी फ्री देता हूं, आप वीओडी से जल्दी कर लो। लेकिन बेटा जल्दबाजी क्लास में थोड़ा ना दिखानी चाहिए। ये जो इंग्लिश का वीओडी फ्री देना चालू किया था, इसलिए तो किया था। भाई मेरा सिलेबस होता था 6 महीने में, बच्चे बोले सर बात तो अच्छी है, आप सारा पढ़ाते हो, अच्छे से पढ़ाते हो, बाकी टीचर 4 महीने में खत्म करते हैं, आप 6 महीने लेते हो कोर्स में, अच्छी बात है सर, आप ज्यादा पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो और मेंस तक पढ़ाते हो, लेकिन हमें सिलेबस जल्दी करना है। मैं वीओडी फ्री देने लग गया कि भाई वो वीओडी बैच आपको फ्री दे दूं। बहुत बढ़िया, वीओडी बैच में प्रैक्टिस भी कराई हुई, प्रैक्टिस भी वहां पे फ्री, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आपका ये बैच कंप्लीट होगा तो यही तो वीओडी में कन्वर्ट हो जाएगा फिर अगले वाले बैचों के लिए। ठीक है, वाह भाई कंप्लीट। आगे देखो बेटा, आगे बात आ गई मेरे दोस्त अगले कॉन्सेप्ट की। एक ना एक काम करो, ठीक है, इसमें ध्यान से सीखना, लिख लो इस बात को। क्या होगा बेटा, देखो जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा, इसको अलग भी लिखवा रहा हूं, जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर प्लूरल भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एंटीसीडेंट पे फर्क पड़ेगा अलग से, पता है इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि बेटा जब दैट डेटर्मिनर होता है तो सिंगुलर होता है, दैट जब खाली प्रोनाउन होता है तो सिंगुलर होता है, लेकिन जब वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
यहां तो आप बोलोगे ना बेटा दोज बुक्स, दैट बुक्स नहीं बोल सकते जिंदगी में कभी, दैट चेयर, दैट चेयर्स नहीं बोल सकते कभी। तो डेटर्मिनर प्रोनाउन में ऐसा है, लेकिन जब बेटा वो रिलेटिव प्रोनाउन बनता है ना तो वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट भी, ठीक है, सिंगुलर भी, प्लूरल भी। तो अगर मैं ये बोल दूं दीज आर द चेयर्स, हाँ, दैट वॉज या वर बॉट बाय हर, ये वो कुर्सियां हैं जो उसके द्वारा खरीदी गई थी। तो पता है क्या बोलोगे, कुर्सियां खरीदी गई थी, तो ये इनके लिए आ रहा है सर, और ये वर। अब कई बार बच्चा बोलेगा ये क्या हो गया सर, ये दैट प्लूरल के लिए कैसे आ रहा है? बेटा वो प्लूरल के लिए इसलिए आ रहा है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, वहां दैट एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। यहां विच भी आ सकता था, सही था बेटा, वो भी बताऊंगा आगे चल के आपको, ठीक है। अगर मैं बोल दूं आई न्यू द बॉयज, हाँ, दैट यू मेट, मैं उन लड़कों को जानता था जिनसे तुम मिले थे, ठीक है, वेरी गुड। तो उन लड़कों को जानता था जिनसे तुम मिले थे, तो ये किनके लिए आ रहा है? लड़कों के लिए, प्लूरल है, लेकिन बेटा ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं सर। सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई न्यू द बॉय, बॉयज, कुछ भी लिखो, दैट कहता है मुझे कोई आपत्ति नहीं। पेपर में दोनों आ गए तो आगे वो भी कराऊंगा ना बेटा, अभी तो कराऊंगा उसको। पेपर में दोनों सही आंसर नहीं देगा ना बेटा वो। ओए राम। हाँ साहब, खान ठीक है बेटा, चलिए। हाँ बेटा, यहाँ होम भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बेटा, होम यू मेट बिल्कुल सही होगा मेरे बच्चे, ठीक है, बिल्कुल सही होगा, या होम भी आ सकता है, क्योंकि इंसान के लिए दैट भी आता है तो होम भी आता है, इंसान के लिए हु आता है तो दैट भी आता है, चीजों के लिए हु आता है तो दैट भी आता है, चीजों के लिए विच आता है तो दैट भी आता है, तो सबका बाप बन के तो दैट बैठा हुआ बेटा, है कि नहीं? चलो आगे सुनिए। अब अगले कॉन्सेप्ट की बारी है। तो बिल्कुल मेरे बच्चे, यहां होम भी आ सकता था, यहां हु विच आ सकता था, ठीक है मेरे बच्चे। दोनों पेपर में दे दिए तो सर दोनों नहीं देगा मेरे बच्चे, कोई एक देगा। अब ध्यान से सुनना, अगले कॉन्सेप्ट की क्या बारी है। कई बार हम क्या करते हैं ना बेटा, जो हु है ना, हाँ, वो धोखा देता है। क्या धोखा देता है? वो निकम्मा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी बन जाता है। पता है आपको ये बात? और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जब मैं पढ़ाऊंगा ये तब भी बताऊंगा। हाँ, उसके बाद आप क्या देखते हो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है, हाँ, तो यहां पर अपने आप में एक पर्सन आपको दिखाई देता है। तो ये जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ये इस पर्सन के लिए आया होगा, हाँ। और उसके बाद आप क्या देखते हो, तुरंत एक और हु देख लेते हो, जो अपने आप में क्या बन रहा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन।
हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा भी हो जाता है, मतलब एक ही सेंटेंस में आपको दो हु नजर आएंगे जो सेम बंदे के लिए ही आ रहे होंगे। ये हु भी इसके लिए है और ये हु भी इसके लिए है। ओहो, ये समस्या है बेटा, यहां ये भी इसके लिए बात करेगा और ये भी इसके लिए बात करेगा। तो क्या हुआ सर, देखो वो कौन है जो वहां जाने के लिए तैयार है। अगर मुझे बोलना हो वो कौन है जो वहां जाने के लिए तैयार है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो कौन है, तो हु इज ही, जो वहां जाने के लिए तैयार है, हु इज रेडी टू गो देयर। ऐसा ही होगा ना बेटा, ऐसा ही तो बन रहा है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बताओ, हु इज ही हु इज रेडी टू गो देयर, वो कौन है जो वहां जाने के लिए तैयार है। तो अब ने क्या देखा कि सर ये हु जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हाँ, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, जो कह रहा है कौन है, किसके बारे में पूछ रहा है, इसी के बारे में पूछ रहा है। अगला भी किसके लिए आया, इसी ही के लिए आया। जो यहां पर हु लिखा हुआ है वो रिलेटिव प्रोनाउन है सर। ये दूसरे वाला हु रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा, ठीक है। तो आपने क्या, लाइट गई बेटा, बोर्ड आपको दिखता रहेगा, अभी आ जाएगी, ठीक है ना, जनरेटर ऑन है। तो हमने बोला हु इज ही हु इज रेडी टू गो देयर में देखा बेटा वो कौन है जो वहां जाने के लिए तैयार है। दो बातें आपको नजर आ रही है। अब हमारे पास आसान सा रास्ता क्या बना मेरे बच्चे, हाँ, कि सर आखिरकार ये हो क्या रहा है। देखो बेटा, ये हु भी ही के लिए आया, ये हु भी ही के लिए आया, तो आप ये देख रहे हो, कॉपी नहीं करना, रफ है। ये हु भी ही के लिए आया, अगले वाला भी हु ई के लिए आया, हाँ, तो ये भी इसके लिए, ये भी इसके लिए, तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल और इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल, तो दोनों इक्वल ही हो गए, तो हु मच गई, ये तो हु मच गई, ठीक है बेटा। तो ये तो हु मच गई सेंटेंस में। वेरी गुड। तो अब हमें ये ध्यान में रखना है बेटा कि ये बात क्या हो गई, गलत। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था भाषा में रिपीटिशन को क्या किया जाता है बेटा, अवॉइड किया जाता है। रिपीटिशन को क्या करते हैं, अवॉइड किया जाता है कि नहीं बेटा। अब उसको अवॉइड करने का केस क्या होगा, यहां हमेशा फंसोगे, और ये क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा मेरे बच्चे, एक इंटेरोगेटिव होगा एक रिलेटिव होगा। तो हमने बोला यार कोई और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन ले आओ, कोई है और मसीहा जो इंसान के लिए आ जाए। मैंने बोला दैट है, हाँ, लेकिन दैट इंटेरोगेटिव के लिए तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि दैट तो इंटेरोगेटिव नहीं होता। तो हम यहां पर दैट की मदद ले लेंगे। हम कहेंगे जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हु उसी इंसान के लिए है और रिलेटिव प्रोनाउन भी हु उसी इंसान के लिए है, तो आप उस रिलेटिव प्रोनाउन को वहां से पेपर में काटोगे और वहां पर दैट आएगा। सुन रहा है ना तू, इसलिए पहले वाले दैट के लिए नहीं आया, इसके लिए आया। लेकिन मेरे बच्चे इस बात का कतई ये मतलब नहीं है कि सेंटेंस में दो हु नहीं हो सकते। इस बात का कतई ये मतलब नहीं है बेटा कि सेंटेंस में दो हु नहीं हो सकते। मेरे बच्चे बिल्कुल हो सकते हैं दो हु। अगर मैं ये कहूं आई नो द थीफ हु, ठीक है, ऐसे कर, आई न्यू द थीफ हु हैड स्टोलन, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, आई मेट द थीफ, मैं उस चोर से मिला था। हु इज योर फ्रेंड, जो तुम्हारा दोस्त है। तो यहां हु क्या आया बेटा, एक बार आया, ठीक है। अगर मैं बोल दूं आई नो द थीफ, हाँ, आई नो द थीफ हु वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिसमैन हु इज योर फ्रेंड। तो यहां इस सेंटेंस में हु कितनी बार आया, दो बार। मैं उस चोर को जानता हूं जो अरेस्ट किया गया था एक पुलिसमैन के द्वारा, जो तुम्हारा दोस्त है। तो तुम्हारा दोस्त वो पुलिसमैन होगा। अब अलग अलगों के लिए हु आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो दोनों बार रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ऐसा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऐसा बन जाएगा जिसमें बेटा आप क्या करोगे कि आप एक हु को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पाओगे और उसी इंसान के लिए रिलेटिव भी यूज हो रहा होगा। तो यहां पर ये आ जाएगा, बनाना। वेरी गुड, आ गया बेटा समझ। चलिए
अब इसी बात का एक लॉजिक और देता हूं मैजिक के साथ, जरा समझिएगा। ठीक है, तो यहां दैट जीत गया और हु हार गया। अगली क्लॉज में अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो बेटा, जब कभी भी आपको दोज की जरूरत पड़ जाए, ये एंटीसीडेंट हो जाए और इसके लिए लेकर आना हो, तो आप हु लेकर आएंगे या आप दैट को लेकर आएंगे। देखो बेटा, जब बेचारा दैट प्रोनाउन होता था तो दैट के परिवार से ही है दोज। सर दैट के परिवार से दोज कैसे है, क्योंकि बेटा दैट का प्लूरल दोज ही होता है, अगर हम दैट को डेटर्मिनर के रूप में देखें या खाली प्रोनाउन के रूप में देखें। दैट बुक, दोज बुक्स, तो दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है ना बेटा। कहीं ना कहीं किस केस में, जब हम दैट को एज अ डेटर्मिनर या आप यहां प्रोनाउन के रूप में देखते हैं, जैसे दोज वर माई बुक्स, दोज बुक्स वर बोट बाय हिम, तो यहां पर भी वही छापा हो गया। क्या एग्जामिनर ने क्या किया, ठीक है, एक सेंटेंस दिया, गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी मदद करते हैं, हां, दैट या हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद की मदद खुद करते हैं। तो बेटा खुद पर जो भरोसा रखेगा भगवान भी उसी की मदद करेगा। अब गड़बड़ क्या हुई बेटा, ये रिलेटिव क्लॉज हो गई। जब ये रिलेटिव क्लॉज बनी तो लल्ला एक गड़बड़ क्या हुई, गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी मदद करते हैं, किनकी, अब ध्यान से देखो बेटा, दैट, अरे दोज दैट, दोज दैट, दोज दैट, दोज दैट, अरे इकट्ठा ही हो जाएगा सर। ऐसा है जैसे आप हु को रिपीट नहीं होने दे रहे सेम चीज, तो दैट को क्यों रिपीट होने दे रहे हो, क्योंकि दैट का कहीं ना कहीं प्लूरल तो उस प्रोनाउन के और उस डेटर्मिनर के केस में सामने वाला तो कंफ्यूज होगा। तो हमने क्या किया मेरे बच्चे, उसके लिए इसको कहा चल साइड हो जा बे, और हु आ गया। देख रहे हो, यहां हु ने बोला, यहां मैं जीत गया सर, वहां इसने मुझे रिपीट नहीं होने दिया, यहां मैंने इसे रिपीट नहीं होने दिया। तो अवॉइड करो बेटा रिपीटिशन। एक बच्चा पूछ रहा है क्या सारी क्लोज के लिए विच या दैट, सिर्फ विच। मैंने कराया था ना अभी, कंप्लीट क्लोज के लिए बेटा दैट नहीं आता, कंप्लीट क्लोज के लिए विच आएगा। तो ये वाली बात भी दिमाग में बैठी बेटा, बहुत शानदार मेरे बच्चे, कॉपी करो। कोई दिक्कत यहां तक, पक्का समझ रहे हो, आगे देखो बेटा। सर अब हमें दैट के बारे में अच्छी अच्छी बातें पता चल रही है सर। आगे देखना बेटा, हाँ हाँ रिपीट, बच्चा कह रहा रिपीट है, रिपीट से रिपीट हो जाएगा। ऐ मेरे भाई कुछ मुश्किल चीज हो ना हुई हो तो बात भी है यार। रिपीट की स्पेलिंग आ गई तेरे को, ओ छोरे, रिपीट की स्पेलिंग आ गई ना तेरे को। चलो सबकी साफ सफाई कर दी मैंने, दैट रखा है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो बेटा, इसके आगे की कहानी। मेरे बच्चे अगला कॉन्सेप्ट आपको अगर समझना है तो आपको टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉज समझना होगा। रिलेटिव क्लॉज कितने टाइप की होती है बेटा, याद रखिएगा रिलेटिव क्लॉज दो टाइप की होती है, और ये चीज आपको समझनी होगी। एक होती है मेरे बच्चे जिसे हम बोलते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, और एक होती है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ये देती है बेटा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ये देती है एक्स्ट्रा।
ठीक है, हाँ, एक्स्ट्रा या नॉट रिक्वायर्ड। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है जो नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है, आपने बोला सर कैसे पता चलेगा? आ जाओ बेटा, पता करते हैं, बहुत जरूरी है ये चीज। देखो बेटा, अगर मैं ये कहता हूं मोहित हु इज हर फ्रेंड विल हेल्प यू। मोहित जो उसका दोस्त है, या मोहित विल हेल्प करण। मोहित हु इज हर फ्रेंड विल हेल्प करण। ठीक है, तो बेटा अब इसमें सोचिएगा मेरे बच्चे, रिलेटिव क्लॉज कौन सी है? ये रही सर, हु इज हर फ्रेंड, ये रिलेटिव क्लॉज है बेटा इसमें, है ना? हाँ, तो एक बात बताओ, अगर मैं इसे हटा दूं, अगर मैं इसे सेंटेंस से हटा दूं तो कोई फर्क पड़ा बेटा? बिल्कुल मीनिंग सेम है। ठीक है, बिल्कुल मीनिंग सेम है। मोहित विल हेल्प करण, मोहित करण की मदद करेगा, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा अगर मैं आपको बोलूंगा मोहित करेगा भाई करण की मदद, तो आप मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, आप बोलोगे ठीक है मोहित कर देगा करण की मदद। हाँ, इसका मतलब बात अभी भी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ये ऐसी रिलेटिव क्लॉज है जो नॉन डिफाइनिंग है। रोहित को डिफाइन या मोहित को डिफाइन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी नाम ले लिया आपने, तो नॉन डिफाइनिंग है, एक्स्ट्रा है, नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक, हटाना चाहो हटा दो, सेंटेंस तब भी सही है। तो इसको बोला मैंने ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ये नॉन डिफाइनिंग, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज, ये तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है सर। ठीक है बेटा, चलो अब सेम सेंटेंस में लिख रहा हूं, लेकिन मोहित की जगह मैंने द बॉय लिख दिया। द बॉय हु इज हर फ्रेंड, द बॉय हु इज हर फ्रेंड, हाँ, विल हेल्प करण, लड़का जो उसका दोस्त है करण की मदद करेगा। अब मैंने फिर से सेम क्वेश्चन रखा, बस एक चेंज कर दिया बेटा, वहां द बॉय लिख दिया। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर मैं इससे अभी इस क्लोज को हटाऊंगा तो आप क्या बोलोगे? द बॉय विल हेल्प करण, वो लड़का करण की मदद करे। कौन सा लड़का यार, कौन सा लड़का? अब यू को जो सामने, आप जिसके सामने बात बोल रहे हो, आई बोल रहा होगा यू के सामने, तो यू का तो क्वेश्चन मार्क चेहरा बन जाएगा, कौन सा लड़का? अरे वो जो उसका दोस्त है। हाँ, तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत है मेरे बच्चे, क्योंकि द बॉय आर्टिकल द, मुझे थोड़ा ना पता है किस लड़के की बात कर रहे हो, तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ये हुई बेटा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। आप बोलो फिर ये क्यों पढ़ा रहे हो सर, क्या दिक्कत है? हम तो रिलेटिव क्लॉज बोल देंगे, क्या दिक्कत है? डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग, दिक्कत है मेरे बच्चे, बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत है, क्या दिक्कत है? देखो दोनों सही है, सेंटेंस दोनों सही है, सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही। दिक्कत पता है क्या? जब अभी अभी मैं इतनी बार तुमसे बोल रहा हूं कि मेरे बच्चे जहां हु आ रहा है दैट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? तो सपोज करो तुमने यहां भी दैट लगाने की कोशिश की, और सपोज करो तुमने यहां भी दैट लगाने की कोशिश की, भाई हु की जगह दैट लगा दूं, हु की जगह दैट लगा दूं। सर अभी अभी आप ही तो बोल रहे थे, आए बेटा यहां, आप ही तो बोल रहे थे द चेयर्स विच भी आ सकता है, बॉयज यहां हु भी आ सकता, हुम भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, अभी अभी तो बोल रहे थे आप। हाँ जी बिट्लू, अब देखो बेटा यहां पर क्या कारस्तानी हुई। कारस्तानी ये हुई, दैट ने बोला बिल्कुल ठीक है, हाँ, लेकिन गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ सुन, जो मेरे बच्चे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होते हैं वो एक्स्ट्रा बकवासबाजी होती है, और दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, हाँ, वो चीजों को हाईलाइट करता है। दैट बॉय, दैट बॉय, दैट बॉय, दैट बॉय, ये लड़का, ये कभी भी चेक करो, दैट हमेशा हाईलाइट करता है, ये बात। और वो लड़का, सिंपल। तो दैट रो में क्या, दैट एकदम पिन पॉइंट करता है। अब दैट ने बोला एक बात बताओ सर, हाँ, अरे जिस बंदे का तुमने नाम ही ले लिया, बता ही दिया, फालतू की बकवासबाजी में क्या हाईलाइट करूं मैं, जो ऑलरेडी ही हाईलाइट कर लिया आपने। आपने जब जिसे ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया, ठीक है, हाँ, तो दिक्कत ही नहीं। बच्चा कह रहा है सीडीएस के लिए वोकेबलरी भी पढ़ाइए, और गधे अब बेवकूफ अंकित,
और गोबर इंसान, उसमें सारी की सारी तेरे को सीडीएस की भी वो कैब मिलेगी, सारा प्रीवियस ईयर इंक्लूड वो कैब का है। ना पता हो ना तो कुछ भी नहीं बोलते जो मन में आए, हैं बेवकूफ इंसान ऐसी बोलते तो साला ऐसे हैं जैसे उन्होंने सीडीएस की वो कैब देखी हुई है और उसमें वो कैब दिखी नहीं है। घर से उबलेगी क्या सीडीएस में वो कैब? बेटा थोड़ी बहुत मैच्योरिटी दिखा ले। आगे सुनो छोटू, तो क्या देखा बेटा, तो हमने बोला यार फिर डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में क्या जरूरत है, हाँ बट नॉन डिफाइनिंग में क्या है दैट की जरूरत, खत्म। तो इस बात को याद रखना, जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती है, हाँ जैसे आप क्या लगाते हो, हु लगाते हो, हुम लगाते हो, विच लगाते हो, हाँ लेकिन तंग नंग 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 जैसे जिस हिसाब से लगाने लगाओ, लेकिन नखरे हैं भाई के। भाई बोलेगा भाई, मैं नहीं आएगा भाई, या ऐसे खाली यही लिख लो ना, हाँ इसमें कभी भी दैट का यूज नहीं होगा, इसमें आप कर सकते हो। तो दैट का यूज सिर्फ डिफाइनिंग में होता है, नॉन डिफाइनिंग में नहीं। ठीक है, आसान हो गया बेटा, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, गड़बड़ ये हुई बेटा, इसका मतलब ये हुआ जो ये वाला सेंटेंस है वो सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इसमें दैट गलत है, ये सही। ये फर्क आप अपने दिमाग में बैठाइए। ठीक है बेटा, लेकिन ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में ही बात आएगी, सर इतना डीपली तो हमने, खैर आपने, मैं चैलेंज करता हूं बेटा, इतना डीपली आपने पक्का नहीं पढ़ा होगा, इम्पॉसिबल। लेकिन अब इसमें भी कहानी क्या है कारस्तानी बेटा, हमने हो गया सर पेपर में कैसे पहचानेंगे डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग, बड़ा आसान है, नाम होगा ना बेटा, जब किसी नाम को एक्सप्लेन करोगे नॉन डिफाइनिंग, बाकी किसी के लिए आप चीजों को देखोगे डिफाइनिंग होगा। एक और हिंट है, हाँ लेकिन वो हिंट पेपर में देगा नहीं, एक पंक्चुएशन का कॉन्सेप्ट यहां लगता है बेटा, जो हमेशा एक्स्ट्रा बकवासबाजी होती है ना मेरे बच्चे, वो कोमे में आती है, इसलिए नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज ना हमेशा देखना कोमा लेगी, अपने से पहले भी कोमा लेगी, अपने बाद भी। ये कोमा ना 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 ना, ये कोमा नहीं लेगी, ये कोमा लेगी इसलिए देखो टेक्निकली यहां कोमा भी आना चाहिए, और यहां कोमा टगड़ा टगड़ा, तो यहां भी कोमा आएगा, यहां भी कोमा आएगा, लेकिन यहां कोमा ना पुष्पा ना। अब एग्जामिनर ऐसे दे देगा सर, नहीं एग्जामिनर कोमे नहीं देता, पता है क्यों, क्योंकि वहां बच्चा रूल रट लेता है, अगर कोमा आए तो कोमे के बाद दैट का प्रयोग ना करे, स्वाहा, भाई साहब ये होता है तो बच्चे ने रूल बना दिए कोमे, बच्चे ने कहा, टीचर्स ने बना दिए, किताबों में छाप दिए, कोमे के बाद दैट का प्रयोग ना करे, हाँ अबे पेपर वाले ने बच्चा अच्छा मेरे से पंगा, कोमे नहीं देता, इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है तुम डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग पता करो मीनिंग से, भाई इंस्पेक्टर बनना है, ये छिछोरा थोड़ा ना बनना है, कॉमे देखोगे। लेकिन पंक्चुएशन क्यों बता रहे हो सर आप हमें, ताकि आपको तो पता रहे यार पंक्चुएशन, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर कई बार मैं रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोमा देखता हूं, सर कई बार रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोमा नहीं देखता हूं, ऐसा क्या, ऐसा बता दिया मैंने, पता हो गया लड्डू। कोई दिक्कत, कोई ना दिक्कत है बेटा, ठीक है चलो। तो इसी का एक एरर मैं कल भी दूंगा आपको, अब इससे आगे कल पढ़ेंगे, और आज अभी दोबारा तैयार हो जाओ, 3 बजे मुलाकात करेंगे। यूट्यूब पर आज की डेमो क्लास ही रहेगी खाली, यूट्यूब पर बैच नहीं चलेगा बेटा, वो स्पोकन का आज खाली डेमो क्लास रहेगी, ठीक है, वो पेड बैच है, आप उसको फटाक से अपना खरीद लीजिए। जिन बच्चों ने नहीं खरीदा है फालतू की बिल्कुल चोचलेबाजी में मत पढ़ो, अपना पूरा दिन, कई बार बच्चा कहता है ना सर पढ़ने के अलावा क्या करो, कुछ मत कर बेटा, पढ़ने के अलावा पूरे दिन मैं पढ़ाता रहता हूं, तू पढ़ता रहे। तो जिन्होंने नहीं खरीदा अपना बैच खरीद लो, 3 बजे दोबारा मुलाकात करेंगे। तो कोई भी ऐसा बच्चा मुझे ना दिख जाए जिसने बैच ना लिया, ठीक है चलो बेटा, इसको सेव कर दूं मैं फाइल को, कल काम आएगी। इसका एक और एग्जांपल कल दूंगा, एरर बनवाऊंगा इस पर ही बेस्ड, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। तब तक आपको सारा प्रोनाउन रिवाइज करना बेटा, हु और हुम सबसे मुश्किल था, ठीक है चलो, फिर 3 बजे मिलते हैं यूट्यूब पर, चलो बाय बाय।